नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग और अपने सभी परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह आज आप लोगों को कुछ मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के विषय में बताने जा रहा हूं, जो मैथ्स में एक मेजर रोल प्ले करता है। और मैथ्स के मेंसुरेशन पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत स्टडी किया जाता है, जो कि आज के डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इसी के साथ मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये जो मैथ्स का क्लास है वो बेसिकली संकल्पना से सिद्धि तक का है, यानी आपको बेसिक से आपके अप्लाइड और एडवांस और वैदिक मैथमेटिक्स सारी चीजें कराई जाती है। अब आपको ध्यान देना कि जब तक आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तब तक आप किसी भी एग्जाम को आप कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ मैथ्स में आपका कंसेप्ट होना जरूरी है। अगर कंसेप्ट आ गया तो आपकी स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए। अगर स्पीड आ गया तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी आ गई तो आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट हो गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और क्या करें कि रिवीजन करेंगे, तभी यह कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तभी आप किसी एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में आपके पास पेशेंस होना जरूरी है, और यही पेशेंस जो होता है आपको सफलता दिलाता है, और इसी सफलता से आप सिलेक्शन लेते हैं और तभी आप। अब ध्यान देना कि मैथ्स का रोल कहाँ कहाँ है। तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथ्स का जो कंट्रीब्यूशन है, आप चाहे यूपीएससी दे रहे हैं या स्टेट पीएससी दे रहे हैं या एसएससी के जो जितने एग्जाम्स होते हैं वो सभी, या डिफेंस के एग्जाम के जितने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी और एनडीए और रेलवे का जो एग्जाम दे रहे हैं, या बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो स्टेट्स के होते हैं वो आप दे रहे हैं, या ऑल स्टेट के सब इंस्पेक्टर और पुलिस का दे सकते हैं, और इंडिया में ऑल इंडिया लेवल के जितने भी स्टेट लेवल के सब इंस्पेक्टर और पुलिस की जो वैकेंसीज होती हैं वो, या यूजीसी नेट आप दे रहे हैं, या टीचर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ्स की जो रोल होता है वो सभी आपको मैथ्स यहाँ सिखाया जाता है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि जो घर में अगर 6 से लेकर 10 तक के अगर बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी यह वीडियो काफी लाभप्रद होगा, और आगे उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपने मुकाम को हासिल करेंगे। चलिए, तो आज हमको देखना है कि बेसिकली मैथ्स में हम लोगों को जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथ्स का सिलेबस जो डिफाइन किया है, यानी बेसिक मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स है, विथ वैदिक मैथमेटिक्स, ये 4 तरह के मैथमेटिक्स को आपके सामने मैं पेश करूंगा। और धीरे धीरे इसका सीक्वेंस शुरू हो गया है। आने वाले फुल पैकेज के साथ हम पूरी स्टडी करेंगे। और इसी के साथ मैं आज जो क्लास जो मुझे पढ़ाना है वो है स्क्वायर, यानी मेंसुरेशन में आप ध्यान देना, मेंसुरेशन का एक मेजर पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं। मेंसुरेशन में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, तो मेंसुरेशन में हम लोग जब ध्यान देना कि मेंसुरेशन जो होता है, अगर हम बात करें इस मेंसुरेशंस की, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति को बेसिकली हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं 2D फिगर्स, ये 2D फिगर्स, और हम लोग क्या करते हैं एक 3D फिगर्स की बात करते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, उसको हम लोग 2D कहते हैं। और जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, उसको हम लोग 3D कहते हैं। इसमें जनरली जो आपको पढ़ना होता है, क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है, और कोन होता है, सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर होगा,
या फिर आपका स्फीयर होगा और हेमी स्फीयर होगा, या फिर आपके पास प्रिज्म होगा या फ्रस्टम्स होंगे। ये जो होगा ये 3D में स्टडी करते हैं। 2D को हम जनरली क्या करते हैं, हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं, एक को पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन हो गया, उसके बाद ये ट्रायंगल हो गया, उसके बाद आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये जो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और उसके बाद एक सर्कल भी होगा। ये हम लोग क्या करते हैं, मेंसुरेशन के 2D में पढ़ते हैं। और ये स्क्वायर जो चैप्टर होगा वो 2D के अंतर्गत आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल होगा। इस क्वाड्रिलेटरल में भी हम 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल का स्टडी करते हैं। एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, एक रोम्बस होता है, और एक जो होता है ट्रेपेजियम होता है, जिसको वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है 2D के अंतर्गत हम लोग स्क्वायर का स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें मेंसुरेशन का एक मेजर चैप्टर्स होता है। और ध्यान देने ये बेसिक कंसेप्ट के साथ, और ऐसा नहीं कि स्क्वायर से सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए स्क्वायर के टॉपिक को मैंने चूज किया है और उसी के आधार पर इसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज और मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस के साथ हम लोग देखेंगे कि यह किस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि स्क्वायर होता क्या है, या स्क्वायर को समझने के लिए बेसिकली स्क्वायर होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि स्क्वायर 4 साइड का एक क्लोज्ड फिगर होता है। ध्यान देना, ये 4 साइड का एक क्लोज्ड फिगर होता है। यह जो आप देख रहे हैं वो 4 साइड का एक क्लोज्ड फिगर होता है, जिसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ध्यान देना, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, 4 साइड का एक क्लोज्ड फिगर होता है, यानी 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है, जिसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और इनकी सभी भुजाएं आपस में यानी ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। जब इनके ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो इनके एक, मान लीजिए कि ए, बी और सी और डी, यह एक स्क्वायर है। और यहां जो दिया गया है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, ध्यान देना, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और मान लेते हैं कि यह x के बराबर है, यानी सभी की लेंथ क्या हो गई है, x है। x यूनिट है, x यूनिट मतलब मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, समथिंग इस तरह। तो x यूनिट हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर क्या है, स्क्वायर 4 साइड का एक क्लोज्ड फिगर होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, और इसके b और d को मिलाएंगे और a और c को मिलाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल, इसको कहते हैं डायगोनल, इसको कहते हैं विकर्ण, और ये विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ध्यान देना, तो पहले हो गए कि स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, ईच एंगल आर 90 डिग्री होता है। इसके डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर होने के साथ मतलब AC इक्वल टू BD, और यह जब BD और AC इक्वल होंगे तो यह एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ O है तो OA इक्वल टू OC होगा और OB इक्वल टू OD होगा, और एक दूसरे को भी 90 डिग्री पर ये क्या करते हैं, कट करते हैं। तो स्क्वायर की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है, स्क्वायर 4 साइड का एक क्लोज फिगर होता है, इसके ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल एक दूसरे को स्वयं विभाजित करते हैं, और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट भी करते हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी काटते हैं। तो यह आपने देखा कि यह जो बेसिकली क्या है कि स्क्वायर की सबसे बेसिक परिभाषा है। बेसिक परिभाषा आप देखेंगे और मान लेते हैं। अब इस बेसिक परिभाषा से आपको क्या क्या पूछा जा सकता, तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मल्टी टाइप्स के होते हैं, और पूरे अगर स्क्वायर से क्वेश्चंस, अगर केवल स्क्वायर से क्वेश्चन देखा जाए तो लगभग 170
5 टाइप्स के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, लेकिन आपको उतने टाइप पे ध्यान नहीं देना, आपको गिन के 20 टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना। अगर 20 टाइप के क्वेश्चंस अगर ध्यान दे देते तो पूरा जो है, अगर पूरा जो सिलेबस जो मैथमेटिक्स में जो स्क्वायर का जो रूल और रेगुलेशन और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर वे में और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर बेसिकली क्या होता है। तो स्क्वायर की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके प्रत्येक कोण ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है। और इसके डायगोनल, इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते भी हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना यह होगा कि स्क्वायर एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके डायगोनल बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करने के साथ इनके जो सेक्शंस इंटरसेक्शंस होते हैं वो 90 डिग्री पर होता है। अब इस पे नंबर आप क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो हम साइड की बात करते हैं, तो साइड पूछ सकता है, या इस सभी साइडों को अगर योग कर दें, सम ऑफ ऑल साइड, उसी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं, तो पैरामीटर पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायगोनल की लेंथ क्या हो सकती है, तो उसके विकर्णों की लंबाई आपसे पूछा जा सकता है। और चौथा जो होगा इसका एरिया पूछा जाए। तो सिंपल वे में 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी 4 टाइप के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि यह एक स्क्वायर ABCD है, जिसमें आप ध्यान देना कि इसकी ईच साइड जो है वो A है। इसकी ईच साइड क्या है, तो अगर सम ऑफ ऑल साइड की बात करें तो A प्लस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4A। तो ध्यान देना आपके पास अभी क्या मिल गया कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4A हो गया। अब आप देखोगे इसके ईच एंगल आर 90 डिग्री, या 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री की बात करता है। इसके डायगोनल ये D से डिफाइन किया गया, इसी तरीके से एक ये भी हो जाएगा डायगोनल। तो इस तरीके से परिभाषित करते हैं। और इसका अगर एरिया की बात करते हैं तो ये एरिया हो जाएगा, और एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, यानी जो भी साइड अगर S अगर साइड है तो ये एस साइड है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान देना आपके डायगोनल क्या होते हैं। ये अगर डायगोनल की अगर हम बात कर लें, अगर हम डायगोनल की बात कर लें ये, तो आपको पता भी होगा कि यह एक ट्रायंगल है, और मान लेते हैं कि, ध्यान देना, मान लेते हैं कि यह एक ABC और D, यह एक स्क्वायर है। तो यह एक स्क्वायर होगा, तो यह आप देख रहे हैं कि यह जो होगा AD, ध्यान देना, AD और C यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री का होगा तो यह बेस होगा, और यह क्या होगा, परपेंडिकुलर, या ये इसके क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, यानी भी कर्ण होगा। तो कहा भी जाता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यह AD का स्क्वायर और प्लस क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये DC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि अगर साइड मान लेते हैं यह A है या साइड S है, तो S का स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू 2S स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा कि S अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो आपको निकल गया क्या, यहां आप साइड की बात अगर करते हैं, अगर S हो गया तो इसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल क्या होंगे, तो यहां आपको मिल गया, क्या हो गया, डायगोनल का मतलब हो गया S अंडर रूट 2। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर 4S होगा, सम ऑफ ऑल साइड। तब इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया इक्वल टू S स्क्वायर।
तो यह जो आप देख रहे हो, इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, इससे हम लोग यह डिफाइन करते हैं, हमें 4 फार्मूले मिल गए और ये 4 फार्मूला हमने यह 4 फार्मूला जो हमने याद नहीं किया है, यहीं से हमने जनरेट किया है। तो ध्यान देना, आप क्वेश्चंस के फार्मूला को जनरेट करें और उसको स्टेबिलिटी के साथ अपने माइंड में रखें, तभी आप क्या होगा, तभी इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यही 4 फार्मूले से हम पूरे क्या कर सकते हैं, पूरे स्क्वायर को डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं भुजा, साइड। तो अगर साइड आपको पता है, अगर आपके पास साइड पता है, तो साइड अगर आपको पता है तो पहले ठीक है, ये साइड हो गया ए। तो अगर साइड ए हो गया तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। डायगोनल क्या हो जाएंगे, ये डायगोनल क्या हो जाएंगे, ये जो आप देखें a√2, ध्यान देना a जहां क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। अब इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, अगर एरिया की बात करते हैं तो a स्क्वायर होगा, a क्या होगा, a। तो इस तरीके से साइड के अकॉर्डिंग ये इन 4 चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब आप ध्यान देना, यहीं से अगर पूछा जाए कि स्क्वायर के साइड को बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसके पेरीमीटर पर, उसके डायगोनल पर, उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियस है कि जितना बढ़ेगा उतना, अगर मान लीजिए कि अगर 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो डायगोनल भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, अगर एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर ध्यान देना, साइड अगर हम बात करते हैं साइड की, तो साइड को अगर हम 2 टाइम्स क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ध्यान देना, अगर हम बात कर ले साइड, अगर साइड को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बढ़ाने के सेंस में अगर हम क्या करते हैं, साइंस को अगर क्या हो गया, इसके साइड को बढ़ाया जाए और एक है घटाया जाए, तो या घटाया जाए या रिड्यूस किया जाए या बढ़ाया जाए या इंक्रीज किया जाए, तो उसके क्या होगा कि डायगोनल में क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके एरिया पे क्या इफेक्ट। अगर मान लीजिए कि कितना बढ़ाया जाता है, 2 टाइम्स बढ़ाया जाता है, 2 गुना बढ़ाया जाता है, तो 2 गुना बढ़ाया जाएगा, तो ध्यान देना साइड क्या होगा, साइड जो होगा पहले a था, अब क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ये इक्वल टू p, और p पहले 4a था, तो अब क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। और उसके डायगोनल क्या होंगे, डायगोनल्स जो होंगे वो ध्यान देना, वो डायगोनल्स पहले आप देखोगे कि पहले जो क्या था कि डायगोनल d इक्वल टू ये a√2 था, तो अब डायगोनल जो हो जाएगा ये 2a√2 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखो, और एरिया क्या होगा, पहले एरिया a स्क्वायर था, अब एरिया क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो अगर बढ़ाते हैं, जिस रेशियो में बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा साइड, हमारा पेरीमीटर, हमारा डायगोनल और हमारा एरिया भी चेंज होगा। सिमिलरली जिस तरीके से घटाते हैं उसी रेशियो में घट जाएगा। क्लियर है? यहीं से हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया साइड। अब हमारा हो गया डायगोनल। अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल 2, ये आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है, लाइन है, उसी को हम लोग डायगोनल कहते हैं। और यह डायगोनल जो आप देख रहे हो, ये क्या होता है, इसमें 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, ये 2 डायगोनल होते हैं, और ये 2 डायगोनल का मतलब ये हो जाएगा, आपको ध्यान देना, किसी भी अगर फिगर का अगर नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो n-3/2, n क्या होता है, n उसका नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। नंबर अगर 4 साइड है तो 4 और 4-3/2, तो ये हो जाएगा 4 × 1/2, और इसका मतलब क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से, और ये आपको मैं अभी बता दूं कि ये डायगोनल जो होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। अब अगर डायगोनल को अगर हम d से डिफाइन करें तो यह जो होगा अगर साइड, तो ये हो जाएगा डायगोनल इक्वल टू s√2। साइड क्या है, s है, तो हमारा डायगोनल क्या हो जाएंगे, ये s√2 हो जाएगा। तो ध्यान देना,
अगर आपको साइड पता है तो आप डायगोनल क्या कर लेंगे कि उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायगोनल निकल जाएंगे। अगर मान लीजिए इसकी साइड अगर 20 है तो आपको अगर डायगोनल निकालना है तो ये क्या करें 20 √2 कर दें, आपके डायगोनल। अगर मान लीजिए इसकी साइड 40 है तो अगर इसका डायगोनल निकालना है तो 40 √2 कर। अगर इसकी साइड की लेंथ अगर 100 है तो 100 √2 हो जाए, 100 √2 इसके डायगोनल हो जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं कि यह डायगोनल अगर d = s √2 हो जा रहा है, s = साइड ऑफ स्क्वायर है, उससे अगर आपका पेरीमीटर अगर निकालना हो तो ध्यान देना पेरीमीटर के सेंस में अगर ये जो हो जाएगा, अब ध्यान से समझना कि पेरीमीटर अगर निकालना हो डायगोनल के सेंस में तो क्या किया जा सकता है। तो डायगोनल के यहां आप देखेंगे यहां s = d ये d/√2। अब क्या हो गया है कि s को पेरीमीटर इक्वल टू क्या करते हैं 4s करते हैं जहां s साइड है, और s इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × d/√2 हो जाएगा। तो √2 को ऊपर नीचे अगर हम लोग क्या कर सकें 2 और इंटू √2 × √2 और इंटू d/√2 कर ले तो यह कट जाएगा, यानी 2 √2d हो जाएगा। अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो डायगोनल के टर्म में तो ये क्या हो जाएगा 2 √2d हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर मान लीजिए किसी की डायगोनल अगर 5 √2 दिया है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 2 √2 × 5 √2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये √2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 और × 5 यानी हमारा क्या हो जाएगा पेरीमीटर जो होगा वो 20, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में होगा। तो अब आप डायगोनल के सेंस में आपने क्या देखा है कि पेरीमीटर डायगोनल के टर्म में क्या हो गया 2 √2 हो गया। तो आपने क्या क्या देख लिया, अगर आपको d है s के टर्म में, साइड के टर्म में s √2, और यही पेरीमीटर अगर आपको है, ये पेरीमीटर की अगर बात करते हैं तो 2 √2 d के फॉर्म में हो जाएगा। अब बात होती है कि एरिया इसे कैसे निकालते हैं, और यहां अगर हम बात करें s की बात करें तो यहां s = क्या हो जाएगा d/√2, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है s² होगा, s² का मतलब होता है d/√2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं s² = d²/2। ये जो हो जाएगा कि एरिया जो होगा डायगोनल के टर्म में, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू d²/2, यह जो हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर डायगोनल 5 √2 दिया है, 5 √2 दिया है और आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, तो 5 √2 का स्क्वायर/2, तो ये हो जाएगा कि 5 का स्क्वायर यानी 25 और √2 × √2/2 यानी ये हो जाएगा कि 25 × 2/2, यानी ये हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हमारा सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो होगा d के टर्म में हम लोग डिफाइन कर लिए क्या चीज। तो अब आप ध्यान देना, आप इस तरीके से समझे d के टर्म में अगर डायगोनल अगर d दिया गया है, s क्या है s √2, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, पहला साइड, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा d/√2, यह हो गया आपका साइड। अब आपसे पूछा जाए कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मैंने सम ऑफ ऑल साइड, तो ये हो जाएगा कि ध्यान देना ये 2 √2 d के फॉर्म में होगा, जितना डायगोनल होगा उसमें 2 √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाए। अगर यही एरिया के टर्म में अगर डिफाइन किया जाए तो एरिया के टर्म में अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि d²/2, यानी d क्या है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और इस तरीके से डायगोनल के टर्म में आप क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। आपको साइड में कन्वर्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट डायगोनल से आप एरिया को और उसके पेरीमीटर को और सारी चीजों को आप परिभाषित कर सकते हैं। चलिए अब है पेरीमीटर। पेरीमीटर की बात अगर हम लोग करते हैं तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड।
पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ये पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, और सम ऑफ ऑल साइड का मतलब होता है ऑल साइड्स, यानी सभी भुजाओं का योग जो होगा, ये जो देखेंगे कि सभी भुजाओं का जो योग होगा, भुजाओं का जो योग होगा उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि यह साइड ए बी सी डी चारों साइड इक्वल होते हैं, मान लेते हैं कि इसकी साइड अगर ए है, साइड इक्वल टू अगर ए है, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो होगा वो 4a के बराबर होगा। तो अब आपको ध्यान देना कि पेरीमीटर क्या होता है 4a, a क्या है साइड ऑफ स्क्वायर। तो अब आप ध्यान देना कि पेरीमीटर के टर्म में अगर देखा जाए कि पेरीमीटर जो p इक्वल टू क्या होगा 4a, तो a इक्वल टू साइड क्या होगा p/4। ध्यान देना हमारा पेरीमीटर क्या होगा, अगर पेरीमीटर में 4 से भाग कर देते हैं तो हमारा साइड निकल जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका डायगोनल क्या होगा, तो d इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने कहा p/4√2। अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसको एक और जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कि p/2√2। तो आपका d इक्वल टू क्या हो जाएगा, p पेरीमीटर का अगर 2√2 से आप डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, डायगोनल मिल जाएगा। अब बात होती है एरिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, p²/16 यह जो होता है उसका एरिया। अगर आपको पेरीमीटर पता है तो साइड आप निकाल सकते हैं, पेरीमीटर पता है तो साइड उस पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। और अगर पेरीमीटर में अगर 2√2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका डायगोनल निकल जाएगा। और अगर p²/16 कर देते हैं तो जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी भी पेरीमीटर, किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर जो अगर मान लेते हैं कि पेरीमीटर जो दिया है 20 मीटर दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है 20 मीटर। अब हमें साइड निकालना है तो साइड इक्वल टू क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 मीटर हो जाएगा। अब आपसे डायगोनल कर रहा है तो 20/2√2, तो अब आपको मैं बता दूं कि ये 10 बाई क्या हो जाएगा √2, यानी इसको 5√2 भी लिखा जाए। अब यहाँ साइड है तो साइड का √2 कर देंगे तो डायगोनल भी निकल जाए। अब आपसे एरिया कहा जाए तो 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400/16, ये जो हो जाएगा 16। अगर हम बात कर लेते हैं 16 दूनी 32 और 16×5, ये जो हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। यानी साइड 5 आया है तो 25 आप क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर मीटर। तो आप इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी पता कर देते हो। तो अब आपको क्या लिखा पेरीमीटर, पेरीमीटर p इक्वल टू क्या होता है 4a। उसके बाद पेरीमीटर के टर्म में साइड, साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा p/4। अगर डायगोनल आप निकाल लें और डायगोनल तो ये क्या हो जाएगा p/2√2 और एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा p²/16। यह जो पेरीमीटर से आप डायरेक्ट साइड निकाल सकते हो, अब क्या डायगोनल निकाल सकते हो और एरिया भी डिफाइन आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पेरीमीटर के बाद अगर हम बात कर लें कि पेरीमीटर के बाद एरिया की बात करते हैं। एरिया मतलब होता है कि जो उस फिगर से ऑक्युपाइड पार्ट होता है उसी को हम लोग एरिया कहते हैं। मान लीजिए कि यह एक स्क्वायर है और स्क्वायर, ये ध्यान देना यह एक स्क्वायर है और उसकी साइड s है, ठीक है। तो s का मतलब ये हो जाएगा कि ये इंटू ये, यानी इसका स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा s स्क्वायर। अब आपको s स्क्वायर तो फाइंड आउट हो गया कि इसका एरिया s स्क्वायर हो गया। अब अगर एरिया आपको पता है कि यह s स्क्वायर है तो a यानी साइड आपको निकालने के लिए क्या होगा कि अंडर रूट क्या हो जाएगा कि अंडर रूट s स्क्वायर, अंडर रूट s स्क्वायर। ये अंडर रूट s स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि अंडर रूट अगर s स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो हमारा साइड निकल जाएगा। और अंडर रूट s स्क्वायर का मतलब होता है कि जो आप दे रहे हो, जो साइड है उसका अगर स्क्वायर रूट आप निकाल दे रहे हो तो साइड हो जाएगा। अब यही बात अगर हम बात करें
कि ये डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल ये जो क्या हो जाएगा कि डायगोनल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2s², √2s²। या फिर आपसे अगर बात करूं कि ये, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर आप डायरेक्ट करते हैं 4√s²। ये आप देख सकते हैं, इससे हम 4 फार्मूले प्राप्त कर सकते हैं और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ध्यान देना कि अगर किसी स्क्वायर की एरिया, अगर मान लेते हैं एरिया, आपको अगर मैं बताऊं कि एरिया जो है मान लीजिए कि 100 मीटर स्क्वायर है, तो 100 मीटर स्क्वायर तो √100 यानी 10 मीटर जो क्या हो गया उसकी साइड हो गई, और 10 साइड हो गई तो आप समझ सकते हो। आप इसे अब और कुछ यहाँ डायरेक्ट अगर निकालना है तो 2 × 100 यानी ये 10 √2 आप क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और पेरीमीटर 4 × √100 यानी 4 × 10 = 40 मीटर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि एरिया रिलेटेड, तो अब हमने क्या पढ़ लिया, साइड अगर पता है तो उसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। अगर डायगोनल पता है तो हम साइड कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। अगर पेरीमीटर पता है तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, साइड कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। अगर एरिया पता है तो साइड कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ये सारी डिटेल हमने स्टडी कर लिया है विथ एग्जाम्पल। जहां तक मुझे लग रहा है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब आप देखते हैं कि अब अगर स्क्वायर है, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो पहले मैंने देखा है कि रास्ते संबंधित क्वेश्चन। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि कोई अगर मान लो कि यह एक स्क्वायर है, यह एक स्क्वायर है, ध्यान देना कि यह एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर हम बनाते हैं, एक यहां स्क्वायर है, यह एक स्क्वायर है, और दूसरा हमारा स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर हमारा ये है, और एक तीसरा स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, ये है हमारा तीसरा स्क्वायर। ये और किसी भी, ध्यान देना 3 तरह के ये रास्ता यानी पाथ रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो क्या आएगा। मान लेते हैं कि A, B, C और D, P, Q, R, S, और ये हो जाएगा X, Y, Z, T। यह जो आपका क्या है, यह आपका एक स्क्वायर है। ध्यान देना, स्क्वायर मतलब है सभी साइड का। अगर फिगर उल्टा अगर थोड़ा ऊपर नीचे बन गया हो तो इससे मतलब नहीं है। स्क्वायर में बोल दिया तो स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब चारों साइड इक्वल है। भले आपको छोटा बड़ा दिख रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स तो यही है कि एक आर्ट है, इसमें कुछ भी आप करो, प्रूफ करना है, और मान लिए तो मान लिया और वही सही है। तो ध्यान देना यह ए बी। अब इस पे पॉसिबल क्या हो गए, रास्ते संबंधित। तो रास्ते संबंधित में क्या होगा, इसके बाहर चारों तरफ एक रास्ता बना है जो इक्वल लेंथ अगर मान लेते हैं कि x का है, और इसमें अगर हम बात कर लें, इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक अंदर के तरफ रास्ता बन रहा है। यहां आप देख रहे हो कि यहां एक अंदर के तरफ रास्ता बन रहा है, और यह एक अंदर के तरफ रास्ता है, और यहां जो रास्ता बन रहा है वहां इस तरीके से बात कर रहे हैं। यहां जो एक रास्ता इधर से आ रहा है और एक रास्ता इधर से आ रहा है, और एक रास्ता इधर से आप देखोगे ये रास्ता, ये 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इसी 3 टाइप के क्वेश्चंस को आप मल्टी डायमेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना कि मैं उस चीज को बताने जा रहा हूं जिसे कभी आप याद करते थे, आज इसको आप खुद ही एज ए
शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसकी साइड अगर मैं मान लूं कि इसकी साइड अगर एस है, इसकी साइड अगर एस है, तो यह इसकी जो लंबाई होगी यह इतना होगी और यह इतना होगी। तो ध्यान देना ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, एस स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब इसको रास्ते सहित की बात करते हैं कि रास्ते को लेके अगर ये पूरा अगर हम फिगर का एरिया निकालेंगे तो जो न्यू साइड होगा, न्यू साइड का मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस प्लस एक्स। x का मतलब ये हो जाएगा, ये x है और ये x है, इसी तरीके से यह x हो जाएगा और यह x के फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब जो न्यू साइड है x प्लस 2x होगा। अब इसका एरिया जो हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो s प्लस 2x का होल स्क्वायर, और यह जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4x और s। ठीक है, तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते हैं, ध्यान देना, अगर केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, ओनली एरिया ऑफ पाथ अगर हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ पाथ कब हो, जब कोई क्या है कि यह स्क्वायरल शेप में उसके चारों तरफ समान चौड़ाई की एक रास्ता गुजर रहा हो, तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4xs। ठीक है, अब इससे आप क्या कर सकते हैं, और माइनस एस स्क्वायर घटा दें, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या मिल गया, अब हमारे पास जो मिला है वो है 4x और प्लस 4xs। इससे हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान देना, 4x स्क्वायर, सॉरी यहाँ 4x स्क्वायर हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4x कॉमन ले सकते हैं और x प्लस s लिख सकते हैं। अब यही शॉर्ट ट्रिक्स है और यही आपका, अगर केवल रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 4x का मतलब ये हो जाएगा, ये आप ध्यान देना कि यह 4x जो होगा, ये x क्या है, रास्ते की चौड़ाई। तब आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पाथ यानी रास्ते का क्षेत्रफल 4 इंटू रास्ते की चौड़ाई प्लस क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट इन कर ले, रास्ते की चौड़ाई, ये ध्यान देना, रास्ते की चौड़ाई और प्लस ये क्या हो जाएंगे, ये s क्या है, यह ध्यान देना, रास्ते की चौड़ाई और प्लस वर्ग की भुजा, वर्ग की एक भुजा की लंबाई यानी वर्ग की भुजा। अगर मान लेते हैं अब डायरेक्ट फार्मूले से अगर हमें क्या करना है कि अगर हम बात कर लें कि एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड 10 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो यह 10 का, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर होगा केवल ABC स्क्वायर का। अगर रास्ते सहित का निकालते हैं तो यह क्या हो जाएगा कि 5 इधर से और 5 इधर से, 10 उसमें जुड़ जाएगा तो न्यू साइड क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 20 होगी तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर होगा, यानी रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ गया, 300 मीटर। आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो 300 मीटर। अब यही चीजें हम इस फार्मूले पे डालते हैं तो 4 इंटू रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। उसके बाद रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5, और क्या है आपके रास्ते की, ये देखिए 4 इंटू 5 और रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5, और वर्ग की एक भुजा कितनी है, 10, तो ये क्या हो जाएगा 20 और इंटू 15 ये क्या हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। हमारे रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया, यहां भी आप देख रहे हो 300 मीटर स्क्वायर आ रहा है, यहां भी आप देख रहे हो 300 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आपने क्या लिख लिया, 4x प्लस स्क्वायर।
अब अगर यही चीजें अगर हम बात करें कि यही अगर अंदर वाली अगर चीजें होंगी तो इसी में से कुछ नहीं करना है, 4x x ये क्या होगा, s माइनस एक्स होगा, s माइनस एक्स, s माइनस एक्स का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो, ध्यान देना, हमारा जो ये जो होगा, जो s होगा वो बड़ा होगा और रास्ते की चौड़ाई छोटी। तो इस तरीके से हमारा यह एरिया तो इंटरनल पार्ट का होगा, तो 4x और ये हो जाएगी वर्ग की एक भुजा माइनस रास्ते की क्या हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई। और रास्ते की चौड़ाई वर्ग की भुजा से ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, होगा तो बाहर निकल आएगा, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा। तो इसलिए 4x x माइनस ये s माइनस x जो होगा जब इंटरनल में यानी किसी स्क्वायरल शेप में किसी वर्ग के क्या होगा कि अंदर एक सिमिलर यानी कि इक्वल पाथ अगर कोई चारों तरफ गुजर रहा है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल, यहां अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो गया। अब इससे नंबर आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर रास्ते को बनवाने के लिए 100 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर करते हैं तो कितना खर्च होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बने और बनते आए हैं और बनेंगे भी। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, तो दो टाइप आपने पढ़ लिया, एक एक्सटर्नल की बात करते हैं और एक इंटरनल की बात करते हैं। अब हम इस फिगर्स की बात करते हैं, अब इस फिगर्स की बात करते हैं। और हमारा फिगर ये था कि यह आपका क्या है कि यह एक स्क्वायर है और इसी स्क्वायर पे आप देखोगे कि यह एक रास्ता जो इस तरीके से बना हुआ है, आप देखोगे कि यह रास्ता इस तरीके से बना हुआ है। मान लेते हैं कि यह जो रास्ता बना हुआ है, ध्यान से समझना, यह रास्ता जो बना हुआ है वो x मीटर का है, वो हमारे वर्ग की एक भुजा x मीटर है और रास्ते की जो चौड़ाई है वो y मीटर है। क्लियर है? तो अब आप ध्यान देना, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकाले तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा, मान लो पी क्यू आर एस जो है यह एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जहां एक्स क्या है उसकी साइड है। अब हम क्या करें कि यह एक रास्ता निकाले, इस रास्ते का तो अगर मैं यहां अगर पूरा इसको 2 मिनट के लिए यहां से अगर इस तरीके से जोड़ दूं तो यह क्या हो जाएगा, यह इसकी लेंथ क्या होगी, x होगी, क्योंकि ये पी एस के बराबर होगा, ये क्यू आर के बराबर होगा तो यस होगा। तो इसका एरिया निकालते हैं तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा, यह x इंटू वाई हो, यानी पूरा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये भी करेंगे तो x प्लस एक्स इंटू वाई होगा, ये रास्ते का। लेकिन यह एक पार्ट ऐसा है जो ध्यान देना वो कॉमन होगा, वो 2 बार ऐड हुआ, तो इसमें से इसका अगर एरिया निकालते, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये भी एक स्क्वायर बना, तो इसका क्षेत्रफल तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x सॉरी, ये जो अगर हम बात करें ये y होगा तो यहां y स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो आपने क्या देख लिया, ये y होगा, ये y, क्योंकि साइड x है और इसकी लेंथ क्या है और ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है, y है, तो यहां 2x माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि केवल रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल में आप देख लिए कि 2xy माइनस वाई स्क्वायर, जहां क्या होगा कि 2 इंटू ये वर्ग की भुजा, ये क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा इंटू रास्ते की चौड़ाई, ये क्या हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई, और माइनस आप क्या कर सकते हो कि रास्ते की चौड़ाई का वर्ग। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो चीजों को परिभाषित कर सकते हो। अगर इससे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीजें क्लियर है। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप इस फार्मूले का 2x माइनस वाई स्क्वायर इसको आप समझ लेंगे। अगर ये कहा है कि रिमेनिंग पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा,
तो रिमेनिंग पार्ट का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इससे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल, ये केवल रास्ते का, ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये केवल रास्ते का क्षेत्रफल है, ये केवल रास्ते का क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ है, क्लियर है, और दोनों पाथ का एरिया। तो आप इस फार्मूले से 2xy माइनस वाई इसका, जहां x साइड किसका है, वर्ग का, और y क्या है, ये उसकी ब्रेथ ऑफ पाथ यानी कि रास्ते की चौड़ाई है। इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। अब इस पे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पार्ट है, जो शेष मैदान है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका एरिया में से अगर यह एरिया घटा देते हैं तो वो पूरी शेष मैदान, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, यानी शेष मैदान का क्षेत्रफल अगर कहा जाए, शेष मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब इसको अगर मॉडिफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप अगर देखेंगे तो शेष मैदान का क्षेत्रफल x माइनस वाई होगा। x क्या है, x जो है वर्ग की भुजा है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल में फार्मूला आप लिख सकते हो कि वर्ग की भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई का वर्ग, यानी स्क्वायर आप कर देंगे तो वो हमारा शेष मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनेंगे। अब हम बात करते हैं परसेंटेज रिलेटेड। अब ध्यान देना कि परसेंटेज वर्ग में अगर हम बात करते हैं तो परसेंट की अगर हम बात करते हैं, परसेंट का मतलब या तो क्या होगा, ये बढ़ेगा या तो घटेगा। अब घटेगा तो किस तरीके से घटेगा और बढ़ेगा तो किस तरीके से बढ़ेगा, और उसके इफेक्ट पे अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना। पहला हो गया साइड, दूसरा हो गया डायगोनल यानी विकर्ण, ये डायगोनल, तीसरा हो गया पेरीमीटर। तो इन पे अगर साइड बढ़ते हैं और घटते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वो हमारा होगा एरिया। एरिया पर क्या प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अगर हम बात करें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यही नंबर आप क्वेश्चन पूछेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी स्क्वायर के साइड को, अगर मान लो साइड को क्या किया जा रहा है, साइड को बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाया जा रहा है कितना, अगर मान लीजिए 20% बढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान देना अगर 20% बढ़ाया जाएगा तो उसका डायगोनल भी कितने परसेंट बढ़ेगा, 20% ही बढ़ेगा, उसका पेरीमीटर भी 20% भी बढ़ेगा। अगर डायगोनल को अगर मान लो 10% बढ़ाया जाता है तो साइड भी 10% बढ़ेगा और उसका पेरीमीटर भी 10% बढ़ेगा। अगर मान लो पेरीमीटर को 15% बढ़ाया जाता है तो क्या होगा कि हमारा 15% क्या होगा, डायगोनल भी बढ़ेगा और साइड भी 15% बढ़ेगा। तो चीजें क्लियर समझ में आ गए। या अगर मान लो कि घटाने के सेंस में भी कह रहे हैं कि 20% अगर घटाते हैं तो डायगोनल भी 20% घट जाएगा और पेरीमीटर भी क्या होगा, या घट जाएगा। अगर मान लो कि अगर 15% घटाते हैं पेरीमीटर में तो डायगोनल में भी 15% घटेगा और साइड में भी 15% घटेगा। इसी तरीके से अगर हम 10% घटाते हैं तो वो पेरीमीटर, अगर मान लो साइड में 10% घटाते हैं तो साइड में भी 10%, डायगोनल में भी 10% और पेरीमीटर में भी 10% क्या होगा, घटेगा। अब आपको ये तो आपने देख लिया कि घटने वाले सेंस में और बढ़ने वाले सेंस में साइड में बढ़ेगा तो घटेगा, डायगोनल में करेगा। तो अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर साइड के स्क्वायर को, अगर किसी भी स्क्वायर के साइड को 20% बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अगर उसके डायगोनल में 20% बढ़ाते हैं तो एरिया में कितना परिवर्तन होगा। अगर उसके पेरीमीटर में 20% बढ़ाते हैं तो उसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा। और यही नहीं, अगर इसी घटने के सेंस में अगर कहा जाए कि किसी स्क्वायर के साइड में 20% कम करते हैं
तो हमारे एरिया में कितना परसेंट कम होगा। अगर डायगोनल में 20% कम करते हैं तो उसके एरिया में कितने परसेंट कम होगा। अगर उसके पेरीमीटर में 20% कम करते हैं तो उसके एरिया में कितना परसेंट कम होगा। तो पूरा जो क्वेश्चन डिफाइंड होता है वो किस पे आ जाता है, एरिया पर ही डिफाइंड हो जाए। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्यान देना, कंसेप्ट को बिल्ड करना है और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। और यहीं से आप देख सकते हैं, यहीं से क्या देख सकते हैं, मान लीजिए कि किसी स्क्वायर है, उसके साइड में हम साइड में क्या करेंगे, 20% बढ़ा देते हैं। तो 20% अगर बढ़ा देते हैं और मान लीजिए कि उसका साइड जो है, मान लेते हैं ये अगर हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट साइड इक्वल टू ए है, तो 20% बढ़ाएंगे तो a प्लस ए इंटू 20 बाई क्या हो जाएगा 100। तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस ए बाई 5, यानी ये हो जाएगा 6a बाई 5। तो ध्यान देना, यहां साइड क्या था, a था, यहां साइड अब बढ़ के क्या हो गया 6a बाई 5 हो गया। तो यहां अगर आप बात करते हैं, यह अगर आप बात करते हैं तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां हमने को ये चीजें देखने को मिल रहा है। ध्यान देना कि यहां a स्क्वायर के, अब इसका एरिया जब निकालोगे आप, तो एरिया निकालोगे तो a स्क्वायर निकलेगा, एरिया a स्क्वायर। जब इसका एरिया निकालोगे तो 36a स्क्वायर बाई 5 निकलेगा, सॉरी 25 हो जाएगा। अब इस एरिया में से ये एरिया घटा दोगे तो बढ़ा हुआ एरिया निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 36a स्क्वायर बाई 25 माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11a स्क्वायर 25, ये हो जाएगा बढ़। अब ये परसेंटेज की बात करता है तो 11a स्क्वायर बाई 25 और इंटू 100 और बाई तो ओरिजिनल एरिया कितना है बाई a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और 25 से ये 4 करेंगे तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 44% बढ़ जाएगा। अब हम तो यह ट्रेडिशनली मेथड से सॉल्व किए और इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो ये हमने कर लिया। अब आपको ध्यान देना है कि अब आपको अगर शॉर्टकट में यहीं से डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। अब शॉर्टकट में अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ध्यान देना कि 2 कि अगर शॉर्टकट में अगर आपको डिफाइन करना है तो 2x प्लस एस स्क्वायर बाई 100, यह कैसे हुआ, अभी फार्मूले से हम लोगों ने देख लिया। ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर ये कब होगा, बढ़ने के केस में। यह क्या होगा, यह बढ़ने के सेंस में होगा। अगर मान लो अभी मैंने 20% बढ़ाया तो हमारा कितना आया था, एरिया कितना परसेंट बढ़ गया, 44% बढ़ गया। तो अब इस फार्मूले में देखते हैं कि 2 इंटू 20 और प्लस x की बात करें तो 20 का स्क्वायर करेंगे और बाई 100, यह इससे कट जाएगा, यह हो जाएगा 40 और प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 44%। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 44%। इससे पहले आंसर क्या आया, तो कोई भी स्क्वायर, अब ध्यान देना जिसकी साइड इक्वल होगी, अगर मान लो रेक्टेंगल का भी साइड अगर इक्वल हो जाता है या इक्वल परसेंटेज बढ़ाते हैं तो भी यही, अगर स्क्वायर के केस में, सर्कल के केस में और जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में यही फार्मूला यूज होगा। तो ध्यान देना हमारे पास फार्मूला का क्या मिल गया कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये कब होगा, इंक्रीजिंग यानी बढ़ने के सेंस में। अगर परसेंटेज क्या बढ़ रहा है, अगर उसकी साइड बढ़ रहा हो या डायगोनल बढ़ रहा हो या पेरीमीटर बढ़ रहा तो उसके एरिया में इतना परिवर्तन होगा। यही घटने के सेंस में अगर बात करें कि घटने के सेंस में क्या होता है, अगर डिक्रीज होता है तो क्या कंडीशन आएगी, तो -2x और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, यह जो होगा घटने के केस में होगा, यानी कि घटने के सेंस में जो होगा -2। इसका आंसर माइनस में आएगा और माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जितना ओरिजिनल एरिया था उससे इतना परसेंट क्या हो रहा, घट रहा। तो इस फार्मूले से हम लोग कह सकते हैं 2x प्लस ये एक्स स्क्वायर बाई 100, इतना जो आएगा ये परसेंटेज में, ये जो ध्यान देना ये परसेंट में हम इसको डिफाइन करेंगे।
तो परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता और पूछा गया है। अब हम बात करते हैं रेशियो रिलेटेड। तो रेशियो रिलेटेड का मतलब क्या होता है, रेशियो रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मान लीजिए कि रेशियो तो 2 से होगा, एक स्क्वायर एक है और यह दूसरा स्क्वायर, यह है दूसरा स्क्वायर, 2 स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, 2 स्क्वायर ले लेते हैं। एक हम लोग ये एक स्क्वायर लिए, एक स्क्वायर ये सपोज दैट किया है, एक स्क्वायर ले लिए, यह स्क्वायर ये फर्स्ट हो गया और यह एक स्क्वायर जो हम लोग यह सेकेंड स्क्वायर हो गया और यह फर्स्ट स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट स्क्वायर, अगर मान लेते हैं कि इसके साइड का रेशियो ये x है, ये x है और ये y है, ठीक है। तो ध्यान देना साइड का, तो इसका रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो आप साइड की बात करते हैं, यह रेशियो आप साइड की अगर बात करेंगे तो x रेशियो y हो जाएगा, x रेशियो। अगर इनके डायगोनल का रेशियो अगर निकाला जाए तो डायगोनल का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अगर डायगोनल निकालोगे तो x अंडर रूट 2 और इक्वल टू y अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल का भी रेशियो क्या हो जाएगा, x और y ही होगा। अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, 4x और रेशियो 4y, 4 से 4 कट गया तो ये भी रेशियो क्या होगा, x रेशियो y, ये भी आपको डिफाइन हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि एरिया क्या होगा, तो एरिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर। तो इस तरीके से इनके ये रेशियो डिफाइंड होते हैं। अब इस पे तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक सर 2 स्क्वायर है जिनके एरिया का अनुपात जो है 9:16 है, तो उसके डायगोनल का परिमाण, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर रूट में निकाल देना है, तो ये 3/4 हो जाएगा और 3:4 उसके साइड का भी होगा, उसके डायगोनल का भी होगा और उसके पेरीमीटर का भी होगा। तो ये रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस होता है जिसको बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ यह जो क्वेश्चंस दिया गया है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस दिया गया है। और यह क्वेश्चंस क्या दिया गया है, एक भुजा की एक वर्ग की भुजा है, यानी एक स्क्वायर है और इसका स्क्वायर जो दिया गया है ये 20 मीटर है, इसका क्षेत्रफल, परिणाम और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया कि क्षेत्रफल 20 × 20 इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, परिमाप मतलब 4 × 20 हो जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या, 80 मीटर होगा, ये जो इसका परिमाप होगा 80 मीटर होगा। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका विकर्ण, तो ये 20√2, और अगर √2 की वैल्यू अगर निकालते हो तो √2 जो होगा 1.414 होता है। तो 20 × 1.4 से आप 1.41 से 41 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और इस तरीके से 24, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हमें 2 चीजें मिल गया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। इसी के साथ आप देखोगे कि हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण यानी d इक्वल टू क्या है, 16 है, तो उसकी भुजा, और भुजा निकालने के लिए आपने क्या किया था, ये d के टर्म में आप देखोगे कि d आपने पीछे फॉर्मूला देखा था कि ये होता है a√2, तो a बाई क्या हो जाएगा, d/√2। तो a अगर डायरेक्ट निकालना हो तो ये 16/√2 से डिवाइड करो, √2 से आप डिवाइड करो तो ऊपर नीचे आप क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, तो 16√2 ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8√2। ये 8√2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका साइड हो गया। अब अगर साइड निकल गया कि 8√2 हो गया, तो
तो भुजा भी निकल गया। अब इसका परिमाप निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 अंडर रूट 2 की वैल्यू आप क्या करोगे 1.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या कर रहा है, क्षेत्रफल मतलब होता है कि 64 और ये 8 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 2 यानी 128। अब आप देख सकते हो कि 128 किसका आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 128 मीटर स्क्वायर जो होगा एरिया होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चंस को आप 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते इस पे आपने प्रैक्टिस अच्छा से किया है तो। इसी के साथ मैं आप कह दूं, ये आप देख लें, इस क्वेश्चंस को देख लें कि रेशियो बिटवीन टू स्क्वायर जो दिया गया है वो क्या है, रेशियो यानी S1 और S2 का ये एरिया का क्या दिया गया है, यह S1 और S2 का एरिया क्या है 9:1। तो S1 बाई S2 का अगर निकाले अंडर रूट 9/1 यानी 3/1। तो इसका क्या कर रहा है, परिमापों का अनुपात, चाहे परिमाप का अनुपात निकालो, यहाँ पेरीमीटर का रेशियो निकालो, या साइड का रेशियो निकालो, या डायगोनल का रेशियो निकालो, ये सभी क्या होंगे इक्वल होंगे और वह इक्वल क्या होगा 3:1 होगा। इसका मतलब ये आंसर सी सही होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आप इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज के साथ ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपने देखा कि वर्ग की एक भुजा को 200% की वृद्धि की जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है 2x वृद्धि मतलब बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया मतलब होता है 2x और x स्क्वायर बाई 100। ये हो जाएगा कि 2 इंटू 200 प्लस 200 इंटू 200 बाई 100, ये इससे कट गया, ये हो गया 400 और प्लस 400 इक्वल टू 800%। क्या होगा 800% हमारा क्वेश्चंस 800% हमारा स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप केवल क्वेश्चंस को देख के ही आप विदाउट पेन पेंसिल यूज किए ही क्या कर सकते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी तक स्क्वायर पे जिस अप्रोच के साथ मैंने पढ़ाया आप उसी अप्रोच के साथ अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को उस तरीके से मॉडिफाई करें और उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, तभी आप क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत ज्यादा इसमें अपना दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, और आपको बस केवल उतना ही सॉल्व करना है जितना क्वेश्चन का डिमांड है और उसी पे आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप कंसेप्ट को बिल्ड करें, प्रैक्टिस करें, विद इन टाइम आप क्या करें, आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे और एक्यूरेसी के साथ करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि सपरिवार आप कुशल और सुरक्षित स्वस्थ होंगे। थैंक यू वेरी मच।